हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ मेगमनी ऑर्गेनोकेम लिमिटेड के बारे में। और मेगमनी ऑर्गेनोकेम की जो भी प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने आ गई है अब। तो मैं इसके ऊपर चर्चा करूँगा। हालांकि इसका श्रेय आप लोगों को जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया के ऊपर अदर एक्सपेंसेस के मुद्दे को उठाया, उसके बाद देखिएगा मैनेजमेंट भी हरकत में आई और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आपके सामने जनरली 1 या 2 दिन में पेश हो जाती है। अब क्या थोड़ा लेट सही, जनरली तो रिजल्ट वाले दिन ही आ जाती है। जैसे फाइन कैम की जो प्रेजेंटेशन थी वो उसी दिन आ गई थी। ऑर्गेनो कैम की प्रेजेंटेशन थोड़ी सी आपको लेट मिल रही है, लेकिन आपने जो अदर एक्सपेंसेस का मुद्दा उठाया था उसको मैनेजमेंट ने भी अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर शामिल किया है। तो ये आप लोगों के लिए जो है खुशी की बात होनी चाहिए कि आप जिस चीज़ को उठाते हैं मैनेजमेंट उसके बारे में जो है आपको रिस्पॉन्ड कर रही है। तो सीधी सी बात ये है कि अब ये जो कंपनी है ये मेगमनी ऑर्गेनोकेम लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी, लेकिन कुछ समय तक ही, क्योंकि कंपनी ने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के हिसाब से जो ड्राफ्ट पेपर फाइल किए थे एनसीएलटी में, उसके अकॉर्डिंगली जो स्कीम अप्रूव हुई है उसके हिसाब से ये कंपनी अपना नाम दोबारा से मेगमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड कर लेगी। क्योंकि देखिएगा वहाँ पे ब्रांड वैल्यू जो है वो जुड़ी होती है, क्योंकि किसी भी कंपनी का ब्रांड या नेम बनाने में काफ़ी समय लगता है। अगर वो नेम चेंज हो जाएगा तो उससे एक डिफ़िकल्टी होती है। तो नाम जो है दोबारा से मेगमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के लिए आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास कंपनी अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर रही है। वो इस स्टेटमेंट के अंदर जो है लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो है मैं सीधी सी बात आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि प्रेजेंटेशन काफ़ी मेहनत से बनाई गई है। तो मैं जो कंपनी के सीएफओ हैं श्री चहल जी, जीएस चहल जी, उनका भी जो है शुक्रिया यहाँ पे करूँगा कि उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स आपने सोशल मीडिया में रेज करने की कोशिश की थी उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। और प्रेजेंटेशन काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। तो मैं जीएस चहल जी का भी जो है यहाँ पे धन्यवाद जो है करना चाहूँगा। तो यहाँ पर ये देखिएगा कि ये जो प्रेजेंटेशन है, तो ये जो प्रेजेंटेशन आपके सामने है इसमें हमें जो मेन चीज़ देखनी थी वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन कुछ चीज़ें आपको इस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि ये देखिएगा 24D प्लांट ऑफ जीआईडीसी ये 21,600 मीट्रिक टन पर एनम पर जो है इन्होंने कमीशन कर दिया है। तो ये जो प्लांट की कैपेसिटी है अभी 70% पे चल रही है। तो ये अभी इसी साल के अंदर हुई है। तो इसके रेवेन्यूज़ के इम्पैक्ट भी जो है आपको अगले साल में जो है पूरा फुल ईयर से जो है ऑपरेशंस का आपको इस साल में मिलेगा, यानी कि फाइनेंशियल 22 में। तो उसका जो है रिजल्ट के ऊपर इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। कंपनी ने एक और बहुत बेहतरीन बात लिखी है जो मैं आपके साथ जो है चर्चा करना चाह रहा था और यहाँ पे खुल के बोल दिया है। कंपनी ने कहा है कि हम एक न्यू पिगमेंट्स के अंदर जाने वाले हैं और उसकी डेवलपमेंट जो है टुवर्ड्स द सेम वुड बी शेयर्ड एट द अप्रोप्रिएट टाइम। अप्रोप्रिएट टाइम पर मैनेजमेंट बताएगी, लेकिन जहाँ तक हमें सूत्रों से ये जानकारी मिली है, ये जानकारी कुछ इस तरीके की है कि कंपनी एक ऐसे पिगमेंट को जिसकी इंडिया में काफ़ी शॉर्टेज होती है, एक सिक कंपनी के बारे में जो है अप्रोच कर रही है। कंपनी का नाम मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं आपको यही बोलूँगा कि सूत्रों से जो खबर है तो मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करूँगा। लेकिन मैनेजमेंट ने यहाँ बोला कि फॉर इनटू द न्यू पिगमेंट। तो मुझे ये है कि यार तो क्या नई कंपनी खोलेंगे? अगर नई कंपनी होती तो बोल ही देते कि जी एक्सपेंशन हम करेंगे, तो वो नहीं है। तो जो मेरे को सूत्रों से जो खबर मिल रही है या सोर्सेज से, वो हमें सही जो है साबित होती हुई लग रही है मैनेजमेंट के सेक्शन से कि कंपनी पिगमेंट के अंदर एक नया एक्सपेंशन नहीं कर रही है, बल्कि कुछ नई डेवलपमेंट चल रही है, फर्दर डेवलपमेंट्स टुवर्ड्स। तो इसका मतलब है किसी ऐसी यूनिट को जो इनके बिजनेस के साथ सूट करती है और शायद ऐसे पिगमेंट को जो कि अच्छे मार्जिन्स को जनरेट कर सके। और सिक कंपनीज़ को अगर लेंगे तो अल्टीमेटली बैंक के लोन वगैरह की पेमेंट होगी, तो वो एक बाद की प्रोसेस जो है हमें आगे चल के मिल सकती है। मैं इस पर कोई स्पेकुलेशन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, बट मैनेजमेंट ने ये बात बोली है तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन थी मैं उसका हवाला जो है दे रहा हूँ। मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, बट मैनेजमेंट ने बोला है कि हाँ हम इसमें कुछ काम करने वाले हैं। तो मैं उस बात को आपके साथ जो है नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एज शेयर होल्डर कि आप शेयर बेच के निकल जाए और बाद में वो खबर आए तो उसका आपकी जो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है। और कंपनी की मैनेजमेंट कहती है देखिएगा हमने डेट इक्विटी रेशियो जो है हम फाइनेंशियल ईयर 17 में 0.56 थे, अब 0.23 पर आ गए। तो डेट काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। और देखिएगा जो वर्किंग कैपिटल के दिन यानी कि जो काम करने के लिए पैसा चाहिए होता था वो पहले 130 दिन के लिए चाहिए होता था, अब हमें 113 दिन के लिए चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर वर्किंग कैपिटल आपको 130 दिन के लिए चाहिए तो आपको 130 दिन का ब्याज देना पड़ेगा। अब 113 दिन में तो आपको 17 दिन के ब्याज की कॉस्ट भी बचेगी। और इसके अलावा जो आप प्रोडक्ट बनाते थे उसकी
वर्किंग कैपिटल 113 दिन होने का मतलब है कि आप डेटर से पैसा जल्दी वसूल कर रहे हैं, गोदाम में जो आपका माल है उसको आप जल्दी से बेच पा रहे हैं, माल आप जल्दी से बना रहे हैं, जो रॉ मटेरियल आप खरीदते हो उसको जल्दी से प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा रहे हैं। ये जितनी वर्किंग कैपिटल की साइकिल छोटी होती है उसका मतलब है डेट कलेक्शन आपकी बढ़ी है, डेटर से आप जल्दी पैसा ले रहे हैं, इन्वेंट्री जो आपकी फिनिश्ड स्टॉक है उसको आप जल्दी से सेल कर पा रहे हैं, इसके अलावा जो आपके पास रॉ मटेरियल है उसको जल्दी से आप कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों के अंदर आप अपना पैसा फंसा के नहीं रखते, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदोगे तो पैसा फंसा रहेगा। मान लीजिएगा आपके घर में ही अगर 3 महीने का राशन आप इकट्ठा लिया होगे तो 3 महीने की पेमेंट करनी पड़ेगी ना, तो उसमें 3 महीने का जो ब्याज की कॉस्ट आपकी लगेगी अगर आप 3 महीने का राशन एक साथ लाएंगे तो। इसी तरीके से अगर आपने किसी को माल बेच दिया और वो आपको 2 महीने तक पैसे ना दे तो अल्टीमेटली आपके पैसे तो ब्लॉक हो गए ना। तो ये सब चीज़ें वर्किंग कैपिटल पर इम्पैक्ट करती है। और अगर आपकी दुकान में बहुत सारा माल भरा रहता है, अगर आप ट्रेडर हैं और वो माल बिकता नहीं है, बहुत दिनों बाद बिकता है, तो इसका मतलब आपने तो खरीद के पैसे दे दिए ना, तो वहाँ पे पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो वर्किंग कैपिटल का जो है एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है ROC और ROE जो है वो 16.1% पे। तो ये इस साल की जो ROE है वो घटती हुई नज़र आई है हमें, लेकिन ये इसलिए घटी है जो अदर एक्सपेंसेस के अंदर जो आइटम्स बढ़े हैं वो। और 3 मई को अप्रूवल आ गया NCLT का, ये आप सभी लोगों को पता है। और यहाँ पर कहते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री जो है उसके अंदर भी इनको काफ़ी ग्रोथ लगती है, तो मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा। और एक ये देखिएगा, एज पर द SOA of MOCL we renamed to Make Money Organics Limited for which the filing of ROC in progress। तो देखिएगा अपना ये नाम भी बदलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक अवगत करा दी इन्फॉर्मेशन से। इसके अलावा अब आप ध्यान से समझिएगा, जो अदर एक्सपेंसेस की फिगर थी उसमें बात करते हैं। देखिएगा इनका जो रिपोर्टेड EBITDA है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रीशिएशन अलाउंस, उससे पहले जो इनका प्रॉफिट था वो 338 मिलियन यानी कि 33.8 करोड़ था। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि अगर ये खर्चे नहीं होते तो इन्होंने एक अदर एक्सपेंसेस में एक आइटम डाला है 25.3 करोड़ का, 25.3 करोड़ का। ये जो अमाउंट है ये है स्टैंप ड्यूटी। तो ये स्टैंप ड्यूटी क्या होती है? स्टैंप ड्यूटी का मतलब है कि वो ड्यूटी जो कि कंपनी ने पे की है जब मेगमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड से मेगमनी ऑर्गेनोकेम के अंदर डीमर्जर की प्रोसेस में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ट्रांसफ़र की गई हैं। तो जब भी आप कभी अपना मकान एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं तो क्या होगा, आपको स्टैंप ड्यूटी या ट्रांजैक्शन टैक्स देने पड़ेंगे। जैसे मैं आज ही अभी एक खबर पढ़ रहा था अभी सुबह कि इन्फोसिस के जो को फाउंडर शिबू लाल जी हैं, उन्होंने कल कोई शेयर्स खरीदे हैं, तो करीबन 100 करोड़ के शेयर्स खरीदे, लेकिन उनकी वाइफ ने वो शेयर्स बेचे। लेकिन अगर वाइफ ने वो शेयर्स बेचे तो उन्होंने ओपन मार्केट में बेचे। तो जब शिबू लाल जी ने वही शेयर्स अगर अपनी वाइफ से घर पे बैठ के ट्रांसफ़र कर लेते तो कोई ड्यूटी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जब भी होती है तो स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटीज़ लेती हैं, स्टैंप ड्यूटी लगती है। इसी तरीके से एक्सचेंज के माध्यम से तो टैक्स हो गया। तो जब शिबू लाल जी की वाइफ ने वो शेयर्स बेचे तो उन्होंने तो जो ब्रोकरेज वगैरह दी वो ठीक है, लेकिन जब शिबू लाल जी ने वो शेयर्स खरीदे तो उन्होंने स्टैंप ड्यूटी दोबारा दी। तो उसी तरीके से यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर ये स्टैंप ड्यूटी दी गई है 25.3 करोड़ की। तो अगर 25.3 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी नहीं होती तो ₹1 का EPS आपका बढ़ जाता। तो ये एक्सेप्शनल आइटम है, ये बार बार नहीं होने वाला है, तो इसको आपको नोट करना चाहिए। तो मैं तो आपको बस यही बता सकता हूँ कि इसका क्या इम्पैक्ट है। उसके अलावा देखिएगा कहते हैं कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 47.4 करोड़ है। तो अगर ये 47.4 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये आपका कितना बढ़ जाता अगर ये आइटम अगर ये देखिएगा तो ये आइटम इन्होंने जोड़ा 591 जो है ये हो गया EBITDA ये होता। फिर अब इसी तरीके से PBT में एक और खर्चा ये बता रहे हैं कि जब इन्होंने अभी डीमर्जर किया तो जो इन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स थे, प्रेफरेंस शेयर्स जो किसके पास थे, जो फाइन कैम को इन्होंने इशू किए थे, अब वो शेयर्स डेट के रूप में बदल जाएंगे, यानी कि डिवेंचर्स के रूप में बदल जाएंगे अगले आपको प्रेजेंटेशन के अंदर। तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो आज की डेट में इंडेक्स है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है जो भी कंपनीज के पास है उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जो रिकॉर्डिंग है वो ये कहती है कि जो वैल्यू है वो उसको फेयर वैल्यू पर आप बदलेंगे, और फेयर वैल्यू को निकालने के लिए फ्यूचर्स के कैश इनफ्लोज के साथ उसको बदलाव करते हैं। तो करीबन 112 करोड़ 112 मिलियन यानी कि करीबन 11 करोड़ का जो इम्पैक्ट है वो वहाँ पर पड़ा है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइएगा कि करीबन 40 पैसे की EPS का असर यहाँ पर आ गया। तो ये जो फेयर वैल्यू ऑफ चेंज प्रेफरेंस शेयर्स है ये एक खर्चा इनका डला हुआ है। तो ये जो खर्चा ये अदर इनकम्स के अंदर
नहीं आया, ये अगर आता तो ये अभी नेगेटिव हो गया, अगर ये नहीं होता तो ये इम्पैक्ट आ गया। और दूसरी बात क्या है कि जो डिविडेंड आना था वो डिविडेंड नहीं आया। अब वो इंटरेस्ट की इनकम जो फाइनेंस आपने देखा ना, फाइनेंस एक्सपेंसेस फाइनेंस कॉस्ट माइनस में है, वो माइनस में इसलिए कि इसकी जगह डिविडेंड की जगह इन्होंने इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया है। तो इंटरेस्ट जो मिला और जो इंटरेस्ट दिया, तो जो इनको इंटरेस्ट मिला वो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट है, तो बट उसका बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं है। मेजर इम्पैक्ट ये फेयर वैल्यूएशन का है। तो 11 करोड़ तो 40 पैसे की ईपीएस है, तो आपको 1 रुपये 40 पैसे की ईपीएस का असर यहाँ पर इन रीजन से देखने के लिए मिला। तो ये जो अदर एक्सपेंसेस पे जो एक्सप्लेनेशन थी वो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और बाकी जो है चर्चा आपको किसी दूसरी वीडियो के अंदर इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की अगर आप कहेंगे तो मैं एक दूसरी वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। नहीं तो जो अदर एक्सपेंसेस वाला इश्यूज था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। बाकी आप प्रेजेंटेशन जो है पूरी है, अगर आप बोलेंगे कि सर एक बार पूरा दोबारा से बता दीजिएगा कि किस किस तरीके से किस किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो ये पूरी आप प्रेजेंटेशन देखिएगा, बीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी ये आपके जो कमेंट्स होंगे उसके हिसाब से मैं इसके बारे में जो है चर्चा कर लूँगा आपके साथ। और रीलिस्टिंग कब होगी उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि जो सेकंड क्वार्टर है वहाँ पर होगी। तो अब सेकंड क्वार्टर तो देखिएगा जी कब से शुरू होगा आप बताइए। अभी जो है जून में तो ख़त्म हो जाएगा ये फर्स्ट क्वार्टर, तो सेकंड क्वार्टर जुलाई से शुरू होगा, जुलाई अगस्त सितंबर। तो हम ये मान सकते हैं कि जुलाई के मिड तक शायद ये करें। तो यह लिखा भी हुआ है कि Q2 22 और उसकी प्रोसेस में जो है ये लगे हुए हैं। तो इतनी ही चर्चा मैंने आज आपके साथ की। ये आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।